गुड मॉर्निंग 8th क्लास। और साइंस में हम लोग जो है आपका दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे, सूक्ष्म जीव जो है मित्र और शत्रु। उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया पार्ट में। सूक्ष्म जीव जो हानिकारक किस प्रकार हैं, लाभदायक किस प्रकार हैं। अब हम लोग जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। कल के वीडियो में भी बेटे मैंने आपको बता दिया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों किया जाता है, ठीक है, कैसे होता है, और नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। नाइट्रोजन चक्र को ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ आपको कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। हाँ बिल्कुल, राइजोबियम जो है वो जीवाणु का एक प्रकार है और आपको मैंने पहले ही बता दिया, कल के वीडियो में फिर से बता दिया था और फिर आज बता रही हूँ कि लेग्यूम पौधे, दलहन पौधे यानी फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है जिनको गुल्लिकाएँ कहते हैं। गुलाबी रंग की गांठें होती है, ये काटने पर गुलाबी रंग देती हैं। इन गांठों के अंदर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में रहता है, सहजीवी के रूप में रहता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अच्छा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इसलिए करना पड़ता है क्योंकि नाइट्रोजन तो पर्याप्त है, हमारे वायुमंडल में 78% है, परंतु गैसीय रूप में या गैसीय अवस्था में पौधे इसको लेने में सक्षम नहीं है। यानी पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, उनके पोषक तत्वों का घटक है नाइट्रोजन एक, लेकिन फिर भी जो है पौधे नाइट्रोजनस जो नाइट्रोजन है उसको गैसियस अवस्था में नहीं ले सकते, मतलब गैसीय रूप में नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन को बदला जाए उसके यौगिकों में, जैसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को, जो कि घुलनशील है, तो वो पौधों के उपयोग में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो इसी प्रक्रम को करने के लिए कुछ तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के माध्यम से, कभी कभी होता है जैसे मान लो बिजली कड़क रही है तो उसके माध्यम से भी नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है, यानी नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल जाती है। तो इन पौधों की गांठों में, जो जड़ों की गांठों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स नामक यौगिकों में बदल देता है। ये यौगिक जो है वो जल में घुलनशील हैं और जब ये मृदा में जाते हैं तो पौधे इनको मृदा में उपस्थित जल के साथ घुलनशील अवस्था में अवशोषित कर लेते हैं और वहाँ से ये फिर आगे काम में आ जाता है। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण। और आपको मैंने ये देखो, ये है लेग्यूम पौधे की जड़ें। मैंने आपको इसके अंदर बताई थी कि ये जो संरचनाएं हैं ना, ये गोल गोल संरचनाएं जो है बेल समान, ये जो है गुल्लिकाएँ हैं, इन्हीं के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में पाया जाता है। अब नाइट्रोजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन की खपत हो रही है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, फिर भी हमारे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। तो बेटे हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ये नाइट्रोजन जो है वो इसकी मात्रा स्थिर है, यानी क्यों ये कम या ज़्यादा नहीं हुई। तो ये कम या ज़्यादा इसलिए नहीं हुई, मैं आपको बता रही हूँ कि प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ का चक्रण होता है, अन्यथा अगर चक्रण नहीं होता तो अब तक कई पदार्थ जो है वो कब के ही समाप्त हो चुके हुए। चक्रण का मतलब क्या होता है? चक्र में देखो, आप कहीं भी चलते हो तो आप जहाँ से चलना शुरू करते हो वहीं पहुँच जाते हो गोल गोल घूमते हुए। वैसे ही इन पदार्थों के चक्रण का मतलब ये हुआ कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हुए, विभिन्न अवस्थाओं से, विभिन्न स्टेजों से गुजरते हुए जो है वापस वहीं पहुंच जाते हैं, अपने मुख्य रूप में पहुंच जाते हैं जहां से चले थे, जहां से उनको प्राप्त किया गया था। ये है चक्रण। आज हम लोग आपके पाठ 2 में नाइट्रोजन चक्र है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से ही जुड़ा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसलिए यहाँ आपको नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन कराया जा रहा है। तो नाइट्रोजन चक्र देखेंगे हम लोग। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बता दिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा ही जो है वो ये पूर्ति हो रही है, वापस चक्रण हो रहा है। नाइट्रोजन चक्र का एक भाग है नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी। तो आओ आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में स्थिर रहती है और कैसे रहती है मात्रा नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन चक्र देखिए, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संगठक है जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। इन सब में देखो, क्लोरोफिल में भी होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में भी होता है, प्रोटीन में भी होता है, और प्रोटीन भी हम प्राप्त करते हैं ना, बीजों में प्रोटीन होता है, मूंगफली में होता है, मटर में होता है। तो इसका मतलब पौधों के लिए भी आवश्यक घटक है नाइट्रोजन, अन्यथा वो प्रोटीन कैसे बना पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं, लेकिन जो प्रोटीन है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो है वो नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। बताया था ना मैंने, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स वो नाइट्रोजन यौगिक हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा कर लेते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में कर लेते हैं। यानी पौधों द्वारा ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो है वो अवशोषित किए गए थे, इनसे प्रोटीन और अन्य यौगिक बन जाते हैं जो आवश्यक है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। जब हम इन्हीं पौधों के पत्तों को, बीजों को, ठीक है, फलों को खाते हैं तो ये नाइट्रोजन जो है वो हमारे अंदर या अन्य जंतुओं के अंदर पहुंच जाता है। चित्र 2.10 में देखेंगे हम लोग आगे। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद, फिर जब जो ये जीव हैं धीरे धीरे, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसे मरना तो है, एक दिन सब मरते हैं, तो जब ये जीव जंतु पेड़ पौधे मरते हैं तो पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जो नाइट्रोजन का अपशिष्ट हमारी बॉडी से निकलता है या हमारे अंदर होगा, उसको वापस जीवाणु द्वारा, जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं जीवाणु, उनके द्वारा किस में बदला जाएगा बेटे? उनके द्वारा जो है वो नाइट्रोजन यौगिकों में बदल दिया जाएगा, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग हो जाएगा। अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है वो जीवाणुओं के द्वारा, क्योंकि केवल जो जड़ों में ही नहीं पाए जाते जीवाणु, मिट्टी में भी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को उसकी यौगिकों में बदलते हैं। फिर जब जीव जंतु सड़े गले मरे तो उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन था, उस नाइट्रोजन अपशिष्ट को उन्होंने किस में बदल दिया? मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु ने नाइट्रोजन यौगिकों में। तो ये यहाँ से भी नाइट्रोजन यौगिक जो है वो जड़ द्वारा अवशोषित कर लेंगे पौधे, फिर वापस काम आ जाएगा ये प्रोटीन और अन्य पदार्थ बनाने के। फिर ये दूसरे जीव जंतु जब खाएंगे इनको, पौधे और पौधों से बने उत्पाद को, तो उनमें चला जाएगा। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में भी परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए, कुछ जीवाणु तो ऐसे होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देते हैं, और कुछ जीवाणु इसके विपरीत ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजनी यौगिकों को या अपशिष्टों को सीधे ही जो है उसके यौगिकों से गैसीय रूप में बदल देते हैं। फिर से जब गैस बन जाएगा ये नाइट्रोजन यौगिकों से, तो नाइट्रोजन गैस कहाँ चली जाएगी? वायुमंडल में चली जाएगी। तो देखो, वायुमंडल से ही तो लेना चालू किया था और वापस वायुमंडल में पहुँच गई ना, विभिन्न घटनाओं से गुजरते हुए, तो हो गया उसका चक्रण। ये होता है किसी भी वस्तु का चक्रण। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर हो गई। अब ये जो पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसको हम लोग शॉर्ट रूप में एक चित्र के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग दिखा सकते हैं। उसको हम लोग नाइट्रोजन चक्र के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं चित्र उसका। ये देखिए आप, नाइट्रोजन चक्र दिखाऊंगी मैं आपको। ये नाइट्रोजन चक्र है, देख रहे हो? हाँ, अब इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ कि किस किस प्रोसेस से, इसमें जो तीर के निशान लगे हैं ना, उस और आपको बढ़ना है। ये तीर के निशान दिशा को बताएंगे आपको। तो फर्स्ट में देखो आप, पहले ये जो है वो आपकी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। अब यहाँ से ये नाइट्रोजन जो है वो तड़ित द्वारा दो चक्र चलेंगे, दो तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा इसमें। पहला तो बिजली चमकी तो उसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, और दूसरा जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु द्वारा या नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हो गया। तो ये नाइट्रोजन किस में बदल गई है? अब उसकी यौगिकों में बदल गई है, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे स्थिरीकरण 1 नंबर तो ये हुआ और 2 नंबर ये हुआ। दोनों द्वारा जो यौगिक बनाए गए वो कहाँ जाएंगे? आगे बढ़ेंगे। देखो ये रहा, ये आया और ये कैसे नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित हो गई। अब मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में चले गए ना, ये दोनों द्वारा फिक्सेशन की हुई बनाए हुए यौगिक मिट्टी में गए। मिट्टी से कहाँ जाएंगे बच्चों? मिट्टी से इनको जड़ द्वारा पौधे अवशोषित कर लेंगे। फिर पौधे अवशोषित कर लेंगे तो उसके बाद पौधे इनको प्रोटीन और उसमें बदल लेंगे अन्य घटकों में। उसको जब पौधों को जब कौन खाएगा? जंतु खाएंगे। तो ये वहाँ से उनके शरीर में पहुँच गई और इसका रूप बदल गया, प्रोटीन वगैरह, ठीक है। अब जब प्रोटीन का पाचन होगा जंतुओं के शरीर में तो अमीनो अम्ल वगैरह में टूट जाएगी वापस ये। फिर वो घटक अपशिष्ट के रूप में क्या होते हैं? निकलते हैं हमारे शरीर से। तो हम लोग क्या करेंगे? उनका उत्सर्जन करेंगे। तो उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर कहाँ चले जाएंगे? मिट्टी में।
फिर वहाँ से कुछ तो नाइट्रोजन गैस के रूप में, जो मिट्टी में नाइट्रोजन के जीवाणु पाए जाते हैं, वो तो कुछ अपशिष्टों को तो बदल देगी नाइट्रोजन गैस के रूप में, जिससे ये वायुमंडल में चली जाएगी, और कुछ घटक पुनः जो है वो पौधे अवशोषित कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखो, आपको पूरी नाइट्रोजन साइकिल दिखाई है मैंने। इस नाइट्रोजन साइकिल का आपको चित्र बनाना है आज, और इसको समझना भी है। नाइट्रोजन चक्र आपके प्रश्नों में आता है कि नाइट्रोजन चक्र को सचित्र समझाइए या नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो ये आपको यहाँ से बनाना है। वीडियो में जूम करके इसको आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये चित्र 2.10 है। यह आपका पाठ 2 जो है वो यहाँ आज कंप्लीट हो गया है। कल आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे इसके करने के लिए।